दोस्तों आज फिल्म काल की बड़ी ही धूमधाम से पूरी दुनिया में रिलीज हुई है और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। अगर कहानी की बात करूं तो ये ऐसी है कि किसी का बाप भी इस कहानी को नहीं समझ सकता और अगर मैं चाहूं तो कम से कम 3 घंटे इस कहानी के बारे में बात कर सकता हूं। तो बेहतर यही होगा कि मैं आपको इस कहानी की एक बेसिक लाइन बता दूं। डायरेक्टर ने इस कहानी को जिस बेसिक लाइन पर बनाया है वो बेसिक लाइन है जो दुनिया के हर धर्म में मौजूद है। कृष्ण जी ने कहा था कि दुनिया में जब भी पाप बढ़ जाएगा तब तक भगवान खुद धरती पर आएंगे उस पाप को खत्म करने के लिए। हिंदू धर्म में यह भी कहा गया है कि काल के अवतार एक दिन आएंगे और दुनिया में जितना भी पाप है उस सबको खत्म कर देंगे। मुस्लिम धर्म में भी ये कहा गया है कि एक दिन इमाम मेहंदी आएंगे और दुनिया में जितना भी पाप है उसको खत्म कर देंगे। ईसाई धर्म में भी ये कहा गया है कि जीसस नहीं मरे हैं, उनको गॉड ने दुनिया से उठा लिया था और वो एक बार फिर से दुनिया में आएंगे और जीसस की मां थी मरियम। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक बेसिक लाइन है कि जब भी दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड खुद जमीन पर आएगा। ये बेसिक लाइन दुनिया के हर धर्म में मौजूद है और यही वजह है कि हर कोई ये मानता है कि ऐसा होना ही है। तो अगर डायरेक्टर चाहता तो इसी बेसिक लाइन पर फिल्म बना सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने इस बेसिक लाइन को महाभारत से जोड़ा है। मतलब महाभारत को होकर 6000 साल हो गए हैं और अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, मरा नहीं है। दुनिया में जुल्म और पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि अब भगवान, खुदा, गॉड जल्दी ही जमीन पर आने वाला है और मरियम इस बात का इंतजार कर रही है कि वो कौन सी औरत है जिसकी कोख से ये भगवान, खुदा, गॉड जन्म लेगा। आपने कंस और कृष्णा जी की कहानी भी पढ़ी और सुनी होगी। तो आज की तारीख में धरती पर एक बहुत बड़ा विलन है, उसको पता चल चुका है कि किसी औरत की कोख से भगवान जन्म लेने वाले हैं जो उसको खत्म कर देगा। यही वजह है कि वो विलन उन सभी औरतों के बच्चों को उनकी कोख में ही मार रहा है। दीपिका भी उसी जगह है और वो प्रेग्नेंट है और भगवान उसी की कोख में है। अब ये विलन दीपिका और उसके बच्चे को भी दूसरी औरतों और उनके बच्चों की तरह मारना चाहता है, लेकिन अश्वत्थामा को पता चल चुका है कि भगवान जन्म लेने वाला है और किसकी कोख से लेने वाला है। यही वजह है कि अश्वत्थामा आता है दीपिका को बचाने के लिए। लेकिन यहां मेरी एक बेसिक प्रॉब्लम है। कहा यह जाता है कि गॉड की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मोदी जी ने भी ये कहा कि मुझे ऊपर वाले ने डायरेक्ट जमीन पर भेजा है, मैंने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया क्योंकि भगवान या अल्लाह मुझसे कोई बड़ा काम कराना चाहता है। तो जब गॉड की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर गॉड की मर्जी के बिना गॉड को कोई कैसे मार सकता है या उसकी मां को कोई कैसे मार सकता है? और फिर गॉड तो सीधे ही धरती पर आ सकता है, किसी औरत की कोख से जन्म लेने की क्या जरूरत है? तो यहां लॉजिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यह धर्म की बात है इसलिए मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। तो अब उस वक्त में आ जाते हैं जबकि कहानी को इस फिल्म में बताया गया है। तो जमाना बहुत ज्यादा मॉडर्न आ गया है। अब गोलियां नहीं चलती बल्कि जो बंदूकें हैं वो भी अलग किस्म की हैं। उनसे सिर्फ और सिर्फ फायर निकलती है, लेजर की तरह वार होता है। मतलब लोग लेजर से ही एक दूसरे को मार रहे हैं। हाथों में हथियार आ चुके हैं, मतलब हाथों को ऐसे करें तो लेजर निकलती है, हाथों को ऐसे करें तो पहाड़ फट जाता है, हाथों को ऐसे करें तो गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, हाथों को ऐसे करें तो स्क्रीन आ जाता है, उस पर सब कुछ लिखा होता है कि भाई यहां जाना है, यहां आना है, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में ये होने वाला है। इस वक्त की गाड़ियां भी अजीबोगरीब है, ऐसी है जिनको आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। उनमें स्क्रीन्स लगे हुए हैं, हथियार लगे हुए हैं। गाड़ी सड़क पर भी चल सकती है, पहाड़ में भी चल सकती है, उड़ भी सकती है और भाई साहब मिनी जेट भी बन सकती है फाइट करने के लिए। लोग इतने पावरफुल है कि जब किसी को चलना है चल सकता है, जब किसी को उड़ना है उड़ सकता है। प्रभास 5-6 गोलियां ऐसे फेंकता है और हर गोली से एक प्रभास निकल आता है। प्रभास कभी अपने असली रूप में आ जाता है, कभी अश्वत्थामा का रूप धारण कर लेता है यानी कि अमिताभ बच्चन बन जाता है, कभी हवा में उड़ने लगता है। और प्रभास इतना पावरफुल है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा लुक्खा है कि रेंट पर रहता है और कई महीनों से रेंट नहीं दिया। बताओ साला, अबे रेंट तो दे देता। लेकिन भाई साहब इस मॉडर्न जमाने में भी मुंबई का नाम मुंबई ही है, काशी का नाम काशी है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आज भी एक दूसरे को बेबी और बाबू ही बुलाते हैं। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो रहम कर देते गुरुजी।
लेकिन इसी जमाने में बाकी सब लोग बंधक बने हुए हैं। जब से पैदा हुए हैं आज तक नहाए ही नहीं हैं। उनके कपड़े एकदम गंदे हैं, बाल गंदे हैं, सब काले ही काले हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि फिल्म KGF 2 में था, सलार में था, शमशेरा में था। और अमित जी का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो 6000 साल से ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ना उन्होंने कपड़े बदले, ना वो नहाए, ना उन्होंने कुछ खाया। अच्छा, कमाल ये है कि जबकि सब लोग बंधक बने हुए हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, कोई नहाया नहीं है, इसी वक्त में दीपिका की ड्रेस एकदम चकाचक है। दिशा पता नहीं की ड्रेस एकदम चकाचक है। जहां अमिताभ बच्चन साहब भी नंगे पांव घूम रहे हैं, वहां दीपिका ने एकदम जबरदस्त बूट पहने हुए हैं। चलिए जी, ठीक है, डायरेक्टर की फिल्म है, डायरेक्टर की मर्जी, जो अपनी फिल्म में वो दिखाना चाहेगा वो दिखाएगा। तो डायरेक्टर ने फिल्म में दिखाया है कि भाई विलन के पास इतनी ताकत है, प्रभास के पास इतनी ताकत है, अमित जी के पास इतनी ताकत है कि वो मर तो सकते ही नहीं भाई, वो तो हाथों से मिसाइल चला सकते हैं। भाई ये लोग अगर हाथ ऐसे कर दे तो हाथों से मिसाइल निकलने लगते हैं। अमित जी अगर पहाड़ को एक मुक्का मार दे तो पहाड़ गिर जाता है, बिल्डिंग को ऐसे मार दे तो बिल्डिंग गिर जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मर तो सकते ही नहीं। और दीपिका की कोख में भगवान जी हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई भी मर नहीं सकता। तो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्टर ने बड़ी लकड़ी ले ली है। भाई जब आपने सबको इतनी पावर दे दी है तो अब आप किसी को मारोगे कैसे? कहां से कोई ऐसी चीज लाओगे जिससे ये लोग मरेंगे? अगर आप में से कुछ लोगों ने फिल्म ब्रह्मास्त्र देखी हो तो उसमें कितनी आग थी, इस फिल्म में उससे 10 गुना ज्यादा आग है। तो प्रभास और विलन मिलकर दीपिका को मारना चाहते हैं और अमित जी दीपिका को बचाना चाहते हैं। तो आगे क्या होगा? कभी लड़ाई चालू हो जाती है, फिर कुछ 1-2 सीन आते हैं, फिर लड़ाई चालू हो जाती है, आखिर तक यही होता रहता है। और इस फिल्म की एक वो बात जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी है, अगर यही कहानी रखनी थी तो ठीक है, इस कहानी में स्टार्टिंग में ही छोटी छोटी बच्चियों पर जुल्म दिखाने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई? औरतों को मारने की और गंदे गंदे सीन शूट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? बच्चों को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर वो सब नहीं भी किया जाता तब भी कहानी यही रहती। खैर, तो अब फिल्म क्लाइमैक्स के नजदीक पहुंच जाती है और अब अमिताभ बच्चन को किसी तरह रोकना भी है। तो उसको कैसे रोका जाए? जो पहाड़ में मुक्का मार दे तो पहाड़ गिर जाए। तो अचानक ही विलन अमित जी की तरफ हाथ ऐसे करता है और भाई साहब अमित जी के ऊपर कुछ ऐसा जाल सा आकर गिरता है कि अमित जी को पूरी तरह बांध दिया जाता है। अब अमित जी हिल नहीं सकते। इससे पहले वो बिल्डिंग तोड़ चुके, पहाड़ तोड़ चुके, भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी जंजीरों में बांधा गया, जंजीर ऐसे तोड़ दी गई। अब इसके बाद दीपिका एक पुल से नीचे गिरने लगती है और अमित जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब अमित जी से दीपिका ऊपर नहीं खींची जा रही है, बताइए। अश्वत्थामा एक औरत को ऊपर नहीं खींच पा रहा है। अब प्रभास का भी मन बदल जाता है, वो भी आता है, वो भी दीपिका का हाथ पकड़ लेता है। अब ये दोनों दीपिका को ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं, बताइए। अरे डायरेक्टर जी, अरे भाई साहब, थोड़ा तो लॉजिक लगा लेते। आपने तो लॉजिक की माँ ही डाली यार। तो एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा खराब है। एक्चुअली बहुत ही थिन लाइन थी और उसको 3 घंटे की फिल्म बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। और इन बहुत सारी चीजों को ऐड करने की वजह से यह हुआ कि हर 2-3 सीन एक अलग कहानी लगते हैं। फिल्म में दिशा पता नहीं की तरह तकरीबन 4-5 लड़कियों की एंट्री है जिनके 3-3, 4-4 सीन आते हैं और उस वक्त उनकी एक अलग फिल्म चल रही होती है। फिल्म के डायलॉग्स कुछ ठीक ठीक है और उसकी वजह यह है कि प्रभास को डायलॉग्स याद भी नहीं रहते और प्रभास लंबे डायलॉग्स बोल भी नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है प्रभास छोटे छोटे डायलॉग्स बोला करता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अमित जी के डायलॉग्स देखे जाएं तो बहुत ही जबरदस्त हैं। फिल्म में एक ही गाना है जो बैकग्राउंड में बजता है, यानी कि फिल्म में म्यूजिक नहीं है। वीएफएक्स भी फिल्म का कोई बहुत कमाल नहीं है, ठीक ठीक है। दीपिका की डुप्लीकेट ने जहां भी सीन किया है आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि डीपिका नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो अगर आपका वीएफएक्स बढ़िया होता तो कम से कम इतना तो आप छुपा ही सकते थे। प्रभास ने फिल्म में कॉमेडी करने की कोशिश की है और आप सभी जानते हैं कि प्रभास कॉमेडी में अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जहां जहां एक्शन है वहां प्रभास अच्छा लगा है। और एक बात और बहुत अच्छी है कि इस फिल्म में प्रभास को रावण की तरह नहीं दिखाया गया बल्कि एक यंग लड़के की तरह दिखाया गया है और प्रभास बढ़िया दिख रहा है। रोल के हिसाब से अमित जी का लुक बहुत बढ़िया है और अमित जी ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। यह अमित जी की लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन रोल है। और डायरेक्टर ने एक और बहुत अच्छी बात की कि अमित जी का जहां से इंट्रोडक्शन हुआ
और एंड तक अमित जी का रोल बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दीपिका का फिल्म में बहुत बड़ा रोल है और दीपिका ने बढ़िया एक्टिंग की है, अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। दिशा पता नहीं कि 3-4 सीन है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। दर्शक बेचारे पूछते रह जाते हैं कि भाई दिशा कहां गई। डायरेक्टर कहता है कि भाई सब पता ही नहीं है। फिल्म में और भी बहुत सारे फेमस लोगों को एक एक सीन में दिखाया गया है, जैसे कि राजा मौली, राम गोपाल वर्मा, विजय एनाकोंडा वगैरह वगैरह। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि नाग अश्विन का डायरेक्शन खराब है, क्योंकि नाग अश्विन ने एक बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है। नाग अश्विन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। अगर वो कामयाब नहीं हो सका तो ये एक अलग बात है। तो नाग अश्विन का डायरेक्शन अच्छा है और उनके काम की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने जो मेहनत की है उसको सराहा जाना चाहिए। रिव्यू एंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है। इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया गया है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने सभी को इतनी पावर दे दी है कि अब उनको मारेगा कैसे, किस हथियार से मारेगा। तो फिल्म को क्लाइमैक्स के बिना ही खत्म करके महाभारत पर ले गया है और फिर महाभारत की जंग दिखाई है, महाभारत के रथ वगैरह दिखाए हैं और फिर आखिर का सीन कमल हासन साहब का रख दिया है ये दिखाने के लिए कि पार्ट 2 बनेगी तो उसके हीरो कमल हासन साहब होंगे। तो कुल मिलाकर ये फिल्म कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है मैं इस तरह से बता सकता हूं कि अगर आपको रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र बढ़िया लगी थी, क्योंकि अगर उसमें 1 किलो आग है तो इस फिल्म में 10 किलो आग है। जैसा एक्शन उस फिल्म में था वैसा ही एक्शन इसमें है। तो अगर वो फिल्म आपको अच्छी लगी थी तो ये भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको कार्टून फिल्में अच्छी लगती है तो ये फिल्म भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको बच्चों की फिल्में अच्छी लगती है तो ये फिल्म भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप प्रभास के फैन हैं तब भी आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप बढ़िया कहानी वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं, लॉजिक वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान थी, तो फिर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, फिर आप इस फिल्म से दूर रहें। इस फिल्म पर बहुत मेहनत की गई है, बहुत पैसे भी खर्च हुए हैं, तकरीबन 600 to 700 CR खर्च हुए हैं। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स। मैं इस फिल्म को बिजनेस रेटिंग दूंगा 4। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म 150 to 200 करोड़ का बिजनेस हिंदी में कर सकती है। मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।